सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजपाल आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए क्लास 10th की साइंस, जिसमें अध्याय चल रहा है तीसरा, जिसमें धातु अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है। और इस मेटल तथा नॉन मेटल चैप्टर में हम धातुओं तथा धातुओं के भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। तो लास्ट सेशन तक बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। और धातुएं जल के साथ अभिक्रिया किस तरह से करती हैं, वायु के साथ अभिक्रिया किस तरह से करती हैं, तथा धातु लवणों के साथ अभिक्रिया किस तरह से करती हैं, और साथ ही साथ उसमें इक्वारेजिया क्या होता है, एनोडीकरण क्या होता है, इस सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करूँगा। तो वीडियो लेक्चर या सेशन आपका बड़ा हो सकता है, तो लेकिन धातुओं के गुण भी तो अधिक हैं, इसलिए बड़ा हो सकता है। तो ये नहीं, पेशेंस रखें कि क्लास छोड़ दें आधी, तो पूरा सेशन देखना, ठीक है। तो धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण या धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहला हेडिंग है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो याद रहे कि धातु का वायु में दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। अगर मैं धातु को M मानूं तो O ऑक्साइड यानी MOB बना सकते हैं, या M2OB प्रकार के ऑक्साइड बना सकती हैं। तो ये कितने प्रकार के ऑक्साइड बना सकती हैं कि M कोई मेटल है और O, ठीक है, या फिर M2O इस प्रकार के, या फिर M3O2, ऐसे नहीं, M2O3 इस प्रकार के ऑक्साइड बना सकती हैं। किस प्रकार के? इस प्रकार के ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर मैं धातु ऑक्साइड की बात करूं तो धातु यानी मेटल्स कौन आएगी? मेटल्स प्लस ऑक्साइड उसका, और क्या बनेगा? ऑक्साइड नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या करेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, धातु प्लस ऑक्सीजन बनाएगी क्या? धातु ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखो, पहली है कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कॉपर ऑक्साइड बनाती है, जिसका रंग कैसा होता है? काला। कैसा होता है? काला। देखो यहाँ पर है Cu, 2Cu प्लस O2, गिव्स आउट क्या बना? CuO, CuO। अब देखो मैं यहाँ बात करूं तो देखो Cu कैसे बना, तो देखो Cu की बैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? बैलेंसी। अगर इसकी निकालेंगे तो +2 है, इसकी भी +2 है, यानी बैलेंसी इसकी निकालेंगे तो 2 होगी, ठीक है। तो 2 और 2 होगी, यानी 2 इसकी और 2, तो हम क्रॉस करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, यानी 1:1 आएगा। तो Cu 1 आएगा और ऑक्सीजन भी 1 आएगा। तो इस तरह से जुड़ता है। ये 9th में आपने सीखे होंगे सूत्र। तो इस तरह से ही आप इसको समझें कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो 2CuO बनाता है, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड कैसा है? काले रंग का, काले रंग की परत है, एक काले रंग की परत। तो काले रंग की परत बन जाती है किस पर?
कॉपर ऑक्साइड। तो कैसा है, काला। ठीक है, तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, कॉपर की सेकंड, इसलिए यहाँ पर सेकंड अभी बताई थी मैंने। इसी प्रकार अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है या ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। तो कौन करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे देखो Al4Al + 3O2 गिव्स आउट बना Al2O3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन लिया तो हमने Al2O3 क्यों बना। तो देखो एल्यूमिनियम पर क्या होता है, एक Al पे होते हैं +3 आवेश, ठीक है, और ऑक्सीजन पर होते हैं -2 चार्ज। अगर इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो 3 और इसकी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2। n में दोनों में क्रॉस कर देंगे तो देखो Al कितने आएंगे, 2। Al कितने आएंगे, 2। लेकिन ऑक्सीजन कितने आएंगे, तो ऑक्सीजन आएंगे तुम्हारे 3। क्रॉस कर देते हैं, यानी इधर की जो बैलेंसी इधर और इधर की बैलेंसी इधर, तो Al2O3 बना। क्या बना, Al2O3। तो Al2O3 बना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 Al2 ले लिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन कितना, 3 दूनी 6, तो ऐसे ही 2 तिया 6 ऑक्सीजन है पूरे। तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मैंने कहा था धातुएं ऑक्सीजन के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो किस तरह के ऑक्साइड बनाती हैं। एक तो MO प्रकार के ऑक्साइड जैसे ये बना है, और दूसरे M2O प्रकार के O3 प्रकार का, तो ये बना है। और तीसरा देख सकते हैं हम क्या, वो अगर सोडियम के साथ करेगी, है ना, सोडियम तथा पोटेशियम के साथ करेगी तब किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगी, तो फिर M2O प्रकार का ऑक्साइड बनाएगी। जैसे देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या कह दिया इसने, कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। अगर अलग अलग धातुएं लेंगे क्रियाशीलता के आधार पर तो वो अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया या रिएक्ट करेंगी। ठीक है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसके लिए एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखे हैं। वो पॉइंट आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए। अगर आप वैसे धातुओं में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो ये 2 अभिक्रिया देकर के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और भी किसी के साथ अभिक्रिया रासायनिक गुण में आए, लेकिन यहाँ पर ये बहुविकल्पी के लिए कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न खूब उठाया जाता है। और आपको तो मालूम है बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए आपके, यानी MCQ है। तो यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट को समझना कि जैसे पोटेशियम है तथा सोडियम, ये अधिक क्रियाशील धातुएं, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि वे खुले में रखने पर आग पकड़ देती हैं। अगर मैं पोटेशियम या सोडियम की बात करूं, सोडियम धातु है और इसको मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायु की उपस्थिति में रख दिया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करने का करके क्या बनाएगा, Na2 इस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, यानी सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड ही बनाता है। लेकिन ये इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है, इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि बहुत जल्दी आग पकड़ देती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग रोकने के लिए केरोसिन ऑयल में डुबोया जाता है। किसमें, केरोसिन तेल, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, तो उसमें डुबोया जाता है, जिससे ये वायु के संपर्क में नहीं आती है। और जब वायु के संपर्क में नहीं आएगी तो इतनी तेजी से क्रिया नहीं कर सकेगी। आपको बात समझ में आ रहा है कि जैसे सोडियम तथा पोटेशियम धातु बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, किसे, बहुत तेजी से वायु की उपस्थिति में, जिससे तुरंत ही आग पकड़ देती हैं। आपने कभी कभी लैब वगैरह में अगर जाते होगे तो सोडियम का टुकड़ा देखना और वायु के संपर्क में छोड़ना, लेकिन याद रहे कि विस्फोटक है, विस्फोट हो जाता है ना। तो आपने रील्स वगैरह इस पर आधारित तो देखी होंगी। ठीक है, तो तुरंत ही आग पकड़ लेगी, या पानी में फेंक देना, तुरंत ही आग के साथ जलेगी। तो क्या, बहुत तेजी से रिएक्ट करती है वायु के साथ। ऐसे ही सोडियम करेंगे, सोडियम हो गया, पोटेशियम लेंगे के, तो ऑक्सीजन O2 है ना, तो क्या बनाएगा भाई, K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड बैलेंस करके यहाँ 2 लगा सकते हो, तो ये बैलेंस हो गया आपका। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में।
लेकिन बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। इसी प्रकार सामान्य ताप पर यहाँ पर जो बात हो रही थी वो सामान्य ताप पर ही हो रही थी, ठीक है। लेकिन वायु की उपस्थिति में ऐसी सामान्य ताप पर मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम, जिंक और लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। क्या कह दिया? ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित करती है। ऑक्साइड की यह पतली परत धातुओं को ऑक्सीकरण से पुनः सुरक्षित करती है। जैसे मैंने एल्युमिनियम की बात करी, ये एल्युमिनियम ले लिया हमने, ठीक है, 4Al ले रहे हैं और अभी मैंने इसकी अभिक्रिया कराई है प्लस किसके साथ करा दूं? O2 के साथ। तो क्या बनाती है ये Al2। याद रखें भाई, बच्चे इस अभिक्रिया को ज्यादातर गलत लिखते हैं। Al2O3 बनाती है, Al2O3, क्योंकि एल्युमिनियम पर 3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर 2, तो 3 इधर 2 इधर आ गया और 3 उधर पहुंच गया, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 2Al2O3। देखो यहाँ पर बताई थी ये अभिक्रिया भी मैंने, ठीक है। 4Al प्लस 3O2, कितना? 3O2। ये तुम्हारी ऑक्सीजन गैस है। इसके साथ ये क्या बना रही है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है तुम्हारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा? मान लो कि ये धातु है तुम्हारी और ये जो धातु है, धातु का टुकड़ा है और इसकी सतह है, और इस सतह पर क्या होगा? वायु के संपर्क में एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाएगी। इस पर क्या जम जाएगी? परत जम जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में जिससे हमें फायदा क्या होता है? जिससे फायदा ये होता है कि बाद में इस धातु की सतह का संचरण नहीं होगा, यानी फिर धातु ऑक्सीजन के या वायु के संपर्क में आ नहीं पाएगी और उसका संचरण नहीं होगा। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड जैसी धातुओं वायु की सतह या वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं? पतली परत बना लेती हैं ऑक्साइड की। क्या बना लेती हैं? पतली परत बना लेती हैं ऑक्साइड की। और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। अगला है गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर डालते हैं तब वह तेजी से जलता है। तो आप गर्म करोगे तो लोहे का दहन नहीं होता है, गर्म करने पर लोहे का दहन नहीं होता है। लेकिन आप लोहे का चूर डालोगे वायु के संपर्क में तो ये क्या करेगा? तो उसका दहन होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। जो गर्म धातु है उस पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत जम जाती है। ये बात अभिक्रिया मैंने यहाँ पर कर रखी है। Cu प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट टू Cu, कॉपर ऑक्साइड जो काले रंग की परत है वो गर्म धातु पर काले रंग की परत जम जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार से ये अभिक्रियाएं करते हैं। ऐसे ही सिल्वर है बेटा, सिल्वर एवं गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि सिल्वर तथा गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं और सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आता है वो सबसे किसी से क्रिया नहीं करता। क्रियाशीलता ऊपर की ओर बढ़ती है और नीचे की ओर घटती है। तो सबसे कम या सबसे नीचे आ रहा है सक्रियता श्रेणी में तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी धातु ऑक्साइड, उभयधर्मी से तात्पर्य है कि जिसमें दोनों गुण पाए जाएं, जो अम्लों की तरह भी काम करें और क्षारों की तरह। तो सुनो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या कहलाते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लें, यानी अम्ल के साथ भी कर लें और क्षारक के साथ भी कर लें, तो क्या बनाएं? लवण तथा जल बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे तुम्हारा उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? एक Al2O3 और दूसरा है ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे देखो यहाँ अम्ल तथा क्षारक के साथ
एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया दर्शाता है। कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3 Al2O3 Al2O3, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ कर रहा है? 6HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो देखो HCl यानी एल्युमिनियम क्या है, देखो कैसे बनेगा AlCl3। तो मैं यहां बता दूं AlCl3, एल्युमिनियम पर +3 आवेश और Cl पर कितना? ऋण 1 आवेश, +3 इस पर ऋण आवेश। इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो ये होगी 3 और इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो 1। और यहाँ पर देखो क्रॉस कर दीजिए आप, जब क्रॉस करोगे तो देखो इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो एल्युमिनियम कितना आना चाहिए? 1 और Cl कितने आने चाहिए? 3। तो AlCl3 बन गया। क्या बन गया? AlCl3। तो एल्युमिनियम HCl क्या है? अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? AlCl3। क्या बनाया? 2AlCl3 प्लस, अब बचा क्या? देखो H कितने यहाँ पर? 6। ठीक है, 6H और एल्युमिनियम कितने? 2। देखो एल्युमिनियम कितने आ गए तुम्हारे? 2, 2Al और Cl3 कितने आ गए? Cl3, यानी 3 दूनी 6 ये तो हो गए पूरे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 3। तो देखो यहाँ पर कर लीजिए आप 3, बैलेंसी पूरी हो जाएगी। देखो 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 का गुणा हो रहा है पूरे में। ठीक है, और ऐसे ही एल्युमिनियम किसके साथ? एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ। यहाँ पर क्या है? क्षार, उधर क्या था? अम्ल। तो जी क्षारों की तरह भी काम करता है और अम्लों की तरह भी काम करते हैं। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम एल्युमिनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एल्युमिनेट। तो सोडियम एल्युमिनेट, तो सोडियम एल्युमिनेट बना रहा है NaAlO2 प्लस H2O। क्या बना रहा है? सोडियम एल्युमिनेट तथा H2O, जल निकल रहा है। तो ये अभिक्रिया अम्ल तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। दूसरी बात, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं? क्षार प्रदान करते हैं। जैसे देखो सोडियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखो NaOH बनाएगा। क्या बनाएगा? क्षारक। कैसे बनता है? देखो मैं यहां अभिक्रिया करके दिखा रहा हूं। Na2O प्लस H2O को मैं कैसे लिख दूं? HOH, है ना। तो देखो अब यहाँ 2 OH ये रहे और एक ये रहा OH, तो क्या बनाएगा? 2 Na। तो देखो 2 NaOH क्या बना दे? 2 NaOH। तो इस तरह से ये अभिक्रिया बन जाएगी 2 NaOH। ऐसे ही K2O में बनाएंगे तो H2O कैसे लिखते हैं? HOH। तो OH एक ये और एक इसके साथ OH, तो यानी 2KOH यानी अभिक्रिया आप कैसे सीखेंगे? इसी तरह से जो मैं बता रहा हूं आप इस तरह से सीख सकते हैं। तो जल के साथ कर रहा है सोडियम ऑक्साइड, तो क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम जल के साथ कर रहा है पोटेशियम ऑक्साइड, तो क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब आगे बात एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण यानी एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन में क्या होता है भाई कि एल्युमिनियम क्या करती है? पूछ लेता है तो इंपोर्टेंट है, इस पर टिप्पणी लिखवा जाता है कि एनोडीकरण क्या है। तो एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। जो वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण में क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था एल्युमिनियम जो धातु है, एल्युमिनियम, जिंक तथा लेड ऐसी धातु हैं जो वायु के संपर्क में आने पर क्या बनाती हैं? एल्युमिनियम या जिंक ऑक्साइड की परत बना लेती हैं और वो परत उनकी सतह से चिपक जाती है, जिससे उनका पुनः ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, यानी वायु के संपर्क में ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिससे वो धातु संक्षारण से बच जाती है।
तो हमको ये उपयोग मालूम पड़ा और हमने क्या किया कि एनोडाइजेशन कर दिया। एनोडाइजेशन मतलब संक्षारण को रोकने के लिए, यानी संक्षारण को रोकने के लिए उसी धातु पर उसी धातु की परत को जमा कर दिया। और जब परत जमा हो जाती तो उसकी मोटी परत जमा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? मोटी परत, जिससे सतह मोटी हो जाएगी एल्यूमिनियम की, तो धातु मतलब वायु के संपर्क में नहीं आएगी और उसका संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, तो एनोडीकरण करते कैसे हैं? तो एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर क्या करते हैं भाई? किधर चित्र बनाए हम? इधर बना लेते हैं यहां पर। ठीक है, हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम धातु ले ली और इसको हमने क्या बना लिया? एन। इसको बना दिया हमने एनोड और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। तो ये तुम्हारा जो सिरा है वो धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, इसको बोलेंगे हम एनोड। ठीक है, और इसको बोलेंगे कैथोड। ठीक है, ये इसको एनोड उसको कैथोड। तो कह रहा है कि ना एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं और इसमें भर देते हैं हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या भर दें? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसमें भर दिया H2SO4 और H2SO4 जैसे कि मैंने तुम्हें बताया विद्युत अपघटन द्वारा क्लोर क्षार विधि पढ़ाई थी, उसमें अम्ल क्षार वाले चैप्टर में, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कैसे होता है विद्युत अपघटन विधि। तो वही हम विद्युत अपघटन विधि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो विलयन भर रहे हैं वो किसका भर रहे हैं? H2SO4 का, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, हमने शांत सल्फ्यूरिक, तो ये किसमें? आयनों में टूट जाएगा, यानी H धनायन तथा SO4 ऋणायन में। अब क्या होगा? इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। यहां पर हम एक बैटरी जोड़ देते हैं और जब एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एनोड पर क्या होगी? उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया करेगी। किसके साथ करेगी? एल्यूमिनियम। ये रही एल्यूमिनियम धातु बना ली है तुमने, एल्यूमिनियम धातु। ठीक है, उससे क्या करेगी? क्रिया करेगी। तो क्या बनाएगी? ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेगी। तो इस पर क्या बना लेगी? एक ऑक्साइड की मोटी परत बना लेगी। ये बना ली उसने परत। ठीक है, क्या बना ली? ऑक्सीजन ऑक्साइड की मोटी परत बना दी। और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम के आकर्षक वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो एनोडीकरण से संचारण बचाने के लिए, संचारण को बचाने के लिए साथ साथ मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत से आसानी से रंग कर इसे मतलब चमकीली और आकर्षक वस्तुएं भी बनाई जा सकती है। तो एनोडीकरण समझ में आ गया भाई? एनोडीकरण क्या है? एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? किसी धातु को संचारण से बचाया जाता है। अब बचाते समय याद रखें कैसे एनोडीकरण करते हैं। तो जिस धातु की परत, जिसे धातु बना रहे हैं हम, उस धातु की साफ लेते हैं, उसे साफ करके और उससे क्या बनाते हैं? एनोड। तथा दूसरी को क्या बना देते हैं? कैथोड। कैथोड में हम लेड का भी प्रयोग कर सकते हैं दूसरी धातु के लिए। और H2SO4 विलयन भर देते हैं और भर देते हैं। जब ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है तो ऑक्सीजन किससे क्रिया करेगी? फिर किससे करेगी ऑक्सीजन क्रिया? उस धातु जो एल्यूमिनियम से बनाई, क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत कहां जम जाएगी? उस धातु की सतह पर मोटी होकर के, जिससे धातु क्या है? संचारण से बच सकेगी तथा और चमकीली और आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एल्यूमिनियम की वस्तुएं आपने देखेंगे, रेलिंग वगैरह बना लेते हैं हम, बहुत अच्छी लगती हैं वो। ठीक है, उसके साथ साथ धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है? तो सुनो भाई, धातुएं जल के साथ अपक्रिया, यहां 2 बार लिख गया है तो इसे हटा देना भाई। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड या फिर धातु हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेंगी। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है और जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। जैसे धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी तो क्या बना दिया उसने? धातु ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली और प्लस ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। और साथ ही साथ मतलब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी, धातु ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाएगी, तो जो धातु ऑक्साइड होता है वो जल में पुनः घुल जाता है। क्या होता है? जल में पुनः घुलता है। तो धातु ऑक्साइड प्लस जल
और बनाएगा क्या, धातु हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस प्लस ऊर्जा। याद रहेगा, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस ऊर्जा। ठीक है, इन सूत्रों की मदद से आप क्या करोगे, या संरचना सूत्र के आधार पर आप अभिक्रिया को रिएक्ट करेंगे। अभिक्रिया कैसे कराई जाती है, जैसे हम पर देखेंगे, जैसे पोटेशियम है, एक एग्जांपल ले रखा है हमने, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं। अब कौन सी धातु में किस प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, यह बात भी ध्यान रखना। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से करती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात पूछ ली गई है। ठीक है, करती हैं। और सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, यानी विस्फोट होने लगता है। ठीक है, जिससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। जो हाइड्रोजन गैस है वायु के संपर्क में आती है, तत्काल क्या हो जाती है, प्रज्वलित होने लगती है। ठीक है, जैसे देखो के पोटेशियम ले लिया, धातु है, जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो क्या बना रही है, क्षार बना रही है। क्या बना रही है, क्षार, और प्लस H2 गैस निकल रही है और ऊष्मीय ऊर्जा। और ये जो H2 गैस है, मैं बता दूं, जैसे ये H2 गैस निकलती है तो ये H2 गैस तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, यानी विस्फोट हो जाता है। इसीलिए जब भी तुम धातु को, किसको, धातु को, सोडियम धातु को मैंने वायु के साथ बताया था, तो क्या बताया था, सोडियम धातु तथा पोटेशियम धातु को वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, इनमें आग लग जाती है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि अगर ये सोडियम धातु किसके साथ होगी बेटा, वायु O2 के साथ क्रिया बनाएगी, तो क्या बनाएगी, Na2 ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड। फिर मैं इसके साथ को प्लस इसमें जल जोड़ दूं, है ना, H2O, तो ये क्या बनाएगी, देखो अब जल है तो H2 होंगे, है ना। किस तरह से लिखूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, HOH, तो OH ये है, और एक इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। उसके साथ साथ मतलब हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, H2 गैस उत्पन्न करेगी, और H2 गैस उत्पन्न करने के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होगी। क्या होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये इस तरह से अभिक्रिया होती है 2 स्टेप में, लेकिन मैंने यहाँ पर अभिक्रियाएं एक ही स्टेप में लिखी हैं, जो कि बुक्स में दे रखी हैं। दूसरी, सोडियम धातु जल के साथ क्रिया कर रही है, सोडियम ऑक्साइड बना रही है, और जल तथा ऊष्मा। लेकिन इसके साथ क्या होता है, तत्काल प्रज्वलित ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, यानी विस्फोट हो जाता है। कभी कभी अगर तुम लैब वगैरह में जाते हो तो शैतानी वैसे कम करना, लेकिन सावधानी पूर्वक, कभी किसी से मजाक मत करना, लेकिन सोडियम के टुकड़े को जल में डालकर देखना और दूर से, ठीक है। तो जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद तुरंत ही विस्फोट हो जाएगा वहां, तो सावधानी बरतते हुए करना ये बात, ठीक है, अन्यथा मत करना। दूसरा, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। जल के साथ कैल्शियम, मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम की, यानी Ca, कैल्शियम धातु जल के साथ थोड़ी धीमी गति से अभिक्रिया करती है, और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के साथ प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, क्या कह दिया, यहाँ जो उत्सर्जित ऊष्मा है हाइड्रोजन के साथ प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो क्या होता है, जैसे कैल्शियम धातु है तुम्हारी और जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो CaOH का होल ट्वाइस बनाएगी। देखो कैसे बनाएगी, देखो Ca प्लस H2 को मैं कैसे लिखता हूं, अरे H2 दो है, HOH और HOH, सही है ना, HOH। तो देखो ये हो गए हमारे 2 OH, देखो Ca और 2 OH को OH का होल ट्वाइस, और बचा क्या, 2 H2O, तो प्लस H2O। आई बात समझ में। तो Ca प्लस HOH यानी H2O, क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, और इसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकली, क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगला है, अब देखो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया मतलब इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देती है। आप जैसे ही जल में क्या है, कैल्शियम का टुकड़ा यानी खड़िया का टुकड़ा, खूब आप डाल के देख लेना, सभी जानते हैं बच्चे। तो जैसे ही कैल्शियम या खड़िया का टुकड़े को जल में डालेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ना बुझा हुआ चूना, जिसके साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ये बात तुम्हारे दिमाग में तो स्पष्ट हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब फिर क्या होगा, जो कैल्शियम का टुकड़ा है उसके समीप में क्या हो जाएगी, जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, बुलबुले, और वो जल की सतह पर तैरने लगी। मान लो ये जल भरा हुआ है तो यहाँ पर ये तैरने लगेगा। आई बात समझ में। तो क्या होगा, तैरने लगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो कैल्शियम है थोड़ी धीमी कार्य करता है, लेकिन मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। परंतु गर्म जल के साथ
अभिक्रिया करके यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। जिस प्रकार से कैल्शियम कर रहा था तैरना प्रारंभ, इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हैं Mg सॉलिड और प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताया मैंने HOH। ऐसे लिखना सीखिए, जब आप ऐसे लिखना सीख जाओगे तो अभिक्रिया आसान हो जाती है। देखो 2H2 तो क्या बनाएगा, Mg पे 2 धनायन होते हैं, OH पे 1 ऋणायन होता है, तो कितने OH आएंगे 2, तो MgOH का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस निकल गई, प्लस H2 गैस निकल गई। देखो ये बनेगा MgOH का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस। कहते हैं बच्चे के अभिक्रिया आती नहीं, अरे हमसे पढ़िए अभिक्रिया कैसे नहीं आएगी। कभी आपको दिमाग ही नहीं लगाना, रटनी नहीं है अभिक्रिया, आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि किस तरह से तोड़ के अभिक्रिया की जाती है। अभिक्रिया करने से डरते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेगी, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन गैस उसकी सतह से क्या हो जाएगा, बुलबुले बना लेगी और वो भी सतह पर तैरना प्रारंभ कर देगी जल की पे। अगला है एल्युमिनियम। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुविकल्पी के लिए, उसके साथ साथ अभिक्रिया किसी की भी आ सकती है कि एल्युमिनियम और आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो मैंने क्या कहा, एल्युमिनियम है, आयरन है यानी Al है, ठीक है, और क्या है, आयरन है FeS, और जिंक है, मतलब S का मतलब सॉलिड धातु, जिंक मतलब Zn ले रहे हैं हम सॉलिड रूप में। ये जो धातुएं हैं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म जल के साथ। पूछी जाती है कि शीतल जल के साथ और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे आपने देखा अगर शीतल जल और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो आपका जो जहाज चल रहा था किसमें, समुद्र में, तो बहुत जल्दी गल जाता वो तो फिर क्या होता है, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। आयरन किसके साथ अभिक्रिया करता है, भाप, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ये देखो एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम, और ये क्या है तुम्हारा, जल। तो ये जल नहीं है, ये वाष्प है। क्या है, वाष्प, इसलिए मैंने यहां लिखा गैस। ठीक है, क्या लिखा है, गैस। तो एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कैसे करेगी, देखो एल्युमिनियम Al किसके साथ करेगी, 3OH। तो देखो HOH HOH HOH। अब आप जानती हो कि एक एल्युमिनियम, ठीक है, तुम तो स्पष्ट जानते ही हो, एक एल्युमिनियम 3 हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, 3 हाइड्रोक्साइड यानी OH OH OH। ठीक है, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए भाई। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। सॉरी, ये धातु ऑक्साइड बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। तो मतलब 3, देखो Al कितने, 2, तो Al2O3, सीधी बात है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। और ये बचेंगे तुम्हारे 3H2O, तो देखो 3H2O ये निकल गया, यहाँ तो साफ है स्पष्ट कि 3H2O, और ये Al इससे पूरी कर लेंगे। दूसरा है आयरन, आयरन कितने 3 और H2O, तो देखो H2O, तो आयरन किससे करेगा, H2 4 कितने हैं O, तो देखो 3Fe और O कितने 4, ठीक है, 3Fe और O कितने 4, तो ये क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। और ये बचा तुम्हारा 4H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब लास्ट में है कि नोट, कॉपर, और यह है तुम्हारा सिल्वर, लेड, सॉरी कॉपर, गोल्ड और लेड, और यह है तुम्हारा सिल्वर जैसी धातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसी धातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। मैंने कहा था वीडियो सेशंस या लेक्चर सेशंस ज़्यादा बड़ा होगा तो आप पेशेंस रखें, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब है अगला पॉइंट कि धातुएं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सेशन बड़ा बेशक है लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छोड़ी नहीं जाती। आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाकर पढ़ेंगे तो उससे बिल्कुल लाइन टू लाइन मिलेंगी। अब मैं औरों की तरह तो हूं नहीं, बस धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते 3 अभिक्रियां लिख दी, आराम से बढ़ गए आगे, बाकी कोई पॉइंट बताया नहीं। जब आप एमसीक्यू करोगे तो वहां पर आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे।
अब मेरे जो पढ़ाए हुए नोट्स हैं आप बना लो, चाहे फिर आप कंपटीशन एग्जाम में भी साइंस क्लियर करना, ये जो लाइफ साइंस के नाम से आती है वहां पर भी आपको पूरे फंसेंगे सीधे सीधे प्रश्न। ठीक है, तो धातुओं की अम्लों के साथ अपक्रिया, किसके साथ? अम्लों के साथ अपक्रिया। तो धातु अम्ल के साथ अपक्रिया कैसे करती है? धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया करती है, संगत लवण बनाती हैं, संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस करती है। बात आई संगत लवण क्या है, तो धातु के साथ बना लवण के लिए संगत लवण। जैसे देखो आयरन, तो आयरन HCl के साथ FeCl2, ठीक है, अब बना क्या? H2 गैस। तो ये होती कैसे? आयरन देखो सक्रियता श्रेणी में आयरन कहां आता है? सक्रियता श्रेणी में आयरन ऊपर आता है। सक्रियता श्रेणी याद कर सकते हो, काना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यों, हजूर, आज, आओ। जो ऊपर धातु हैं वो नीचे से धातु को विस्थापित कर देंगी, क्योंकि वो ऊपर जो है सबसे क्रियाशील धातु है और नीचे घटता हुआ क्रियाशीलता का क्रम है। तो देखो आयरन कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है, और हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा आयरन। क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या बना रहा है? FeCl2 बना रहा है। क्या बना रहा है? Fe। तो ये Fe पे 2 धनायन होते हैं और Cl पे 1 ऋणायन होता है, तो इसलिए बना FeCl2, Cl 2 आए और Fe सिर्फ 1 आया और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। ऐसे ही देखो Mg बनाएगा, तो Mg पर 2 धनावेश होते हैं, तो ये किसका करेगा? MgCl2 बनाएगा और प्लस H2 गैस निकल जाएगी। क्या निकलेगी? H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे जिंक पर भी प्लस 2 धनायन होते हैं और ZnHCl के साथ करा ZnCl2 बनाएगा। ऐसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर कितने? 3 धनायन होते हैं, तो ये 3 Cl3 लेगा, तो एल्युमिनियम AlCl3 प्लस H2 गैस। तो इस तरह से अपक्रिया हो रही है किसके साथ में? संगत लवणों के साथ में। नोट यहाँ पर एक बात समझेंगे कि यहाँ अपक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। किस क्रम में? कि मैग्नीशियम की अपक्रियाशीलता सबसे अधिक, एल्युमिनियम की उससे कम, और जिंक की उससे कम, और आयरन की सबसे कम होती है। कॉपर और AgHg तनु अम्लों के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कॉपर तनु अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करेंगे, ये कैसे हैं? तनु अम्लों के साथ संगत लवण बनाती। अब बात आती है रॉयल जेल, रॉयल जल यानी रॉयल वाटर। रॉयल वाटर क्या है? व्हाट इज रॉयल वाटर? या फिर बोलेंगे एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। ये क्या है? एक्वा रेजिया। ठीक है, तो एक्वा रेजिया, तो सुनो भाई, एक्वा रेजिया यानी लैटिन शब्द रॉयल वाटर ही बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? 3 अनुपात यानी 3:1 के अनुपात में सांद्र सल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने क्या लिया? एक लिया, हमने ले लिया इसमें HCl, कितना अनुपात लिया? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3। ठीक है, और दूसरा अम्ल हमने कौन सा लिया? नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका कितना लिया? 1। ये क्या जरूरत पड़ी एक्वा रेजिया बनाने की? तो जरूरत क्या है एक्वा रेजिया बनाने की? मैंने अभी बताया था, जैसे सिल्वर है, एल्युमिनियम है, और कौन सी धातु थी? सिल्वर, एल्युमिनियम। देखो ये रही सिल्वर, एल्युमिनियम और गोल्ड, है ना, और गोल्ड के साथ साथ थी तुम्हारी लेड। ऐसी धातुएं जो किसी के साथ अपक्रिया नहीं कर रही, ना तो अम्ल के साथ कर रही, ना क्षार के साथ कर रही, तो भाई किसी से न करेंगे। तो सीधी बात है, अकेला कोई नहीं मार सकेगा, तो 2 अम्ल ले लिए हमने। कौन से ले लिए? एक क्षार अम्ल वो HCl ले लो और एक HNO3 ले लो, और दोनों अम्लों के विलयन को हमने बनाया। किसको बनाया? दोनों अम्लों के विलयन को बनाया, एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है और यह गोल्ड को गला देता है। जैसे गोल्ड जैसी धातु होती हैं, Ag, सिल्वर, सिल्वर को Ag बोलते हैं और गोल्ड को Au, लेड, Pb, एल्युमिनियम। ठीक है, ऐसी धातुओं को यह क्या करता है? गला देता है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। मैंने कही एक कोई अम्ल इतनी क्षमतावान नहीं है कि इन धातुओं से अपक्रिया करे, रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संचारक कहा है। प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, कैसा है? स्ट्रॉन्ग संचारक है, और यह उन अभिक्रमकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। गोल्ड और प्लेटिनम में अनुपात कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 3, HCl
ठीक है, और HNO3 को 1 अनुपात, यानी 3:1 के रेशो में इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले गांव में आते थे तो गांव में कहते कि कोई अपनी तोड़ियां साफ करा लीजिए, है ना, आभूषण अपने साफ करा लीजिए, आवाज लगाता था और वो एक बाटर रखता था कोई व्यक्ति, ठीक है, जो जौहरी वगैरह बोलते हैं या फिर बोलते हैं सुनार के यहाँ से आए हम, आप अपने आभूषण साफ करा दीजिए, महिलाओं को पागल बनाता था वो। और जैसे ही वो उस विलयन में किसको, गोल्ड को डालता या गोल्ड के आभूषण या तुम्हारे चांदी की तोड़ियां वगैरह, तो एकदम चमकदार हो जाती थी, बिल्कुल साफ। और जिससे महिलाएं सोचती हैं कि बहुत जल्दी ये तो साफ हो गई, ठीक है, और उसके बदले में वो रुपए भी नहीं लेता, नो कहता कि हम ऐसे ही साफ कर देते हैं क्योंकि सुनार के यहाँ से आए, आप जहाँ से आभूषण बनवाती हैं। अब रुपए के साथ साथ क्या करता था वो, रुपए लेके क्या करेगा, जो तुम्हारा सोना ही गला करके ले गया, क्या गला करके ले गया, सोना या चांदी के जो आभूषण थे तुम्हारे, वो उसमें किस विलयन में डालता है, HCl तथा HNO3 के विलयन में डालता, और वो ये प्रबल संचारक हैं और ये इसमें गला देते थे तो विलयन बना देते, बाद में उसको निकाल लेता था वो, ठीक है। तो उसे लाभ उससे होता, वो फ्री में कोई काम करने नहीं आएगा। तो आप बेवकूफ ना बने और अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं इस बारे में कि रॉयल जेल लेकर आते हैं ये, और ये फ्रॉड करते हैं आपके साथ, ठीक है, क्या करते हैं, फ्रॉड। तो एक्वारेजिया समझ में आ गया। इसके साथ है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया। तो कोई भी धातु ए है, मान लो अगर बी धातु लवण के विलयन के साथ अपक्रिया करेगी तो बनाएगी ए लवण का विलयन और प्लस बी धातु। जैसे देखो मैं कर रहा हूं, Fe एक धातु है और ये कोई बनाए विलयन CuSO4, ठीक है, CuSO4 का इक्वस विलयन है, और जब ये क्या करेगी, Cu को विस्थापित कर देगी, इसे बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। तो बनाएगी क्या, Cu को विस्थापित कर दी तो बनाएगी FeSO4, कैसा, सॉलिड, और प्लस Cu धातु। तो मैंने कहा था कि ना, अगर ए धातु है, मान लो ये Fe धातु है और बी लवण धातु का विलयन यानी CuSO4 है, तो बनेगा क्या, ए धातु का लवण विलयन, तो FeSO4 ए धातु का लवण विलयन और बी धातु आ जाएगी Cu, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और भी ले सकते हो, जैसे Zn सॉलिड है प्लस H2SO4, है ना, या HCl भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि H2SO4 ही लेते रहो। तो इसके साथ अपक्रिया कराओगे तो क्या बनाएगा, ZnSO4, और ये तो बन गया तुम्हारा इक्वस, ठीक है, और प्लस क्या बना, H2 गैस। तो ये जो दिख रहे हो तुम, लेकिन ये किस पर हो रहा है कि विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ये इसको विस्थापित क्यों कर दे रहा है, तो एक सक्रियता श्रेणी आपको पढ़ाई होगी मैंने। तो यहाँ पर एक बात है कि अधिक सक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिकों से विलयन से विस्थापित करती हैं, और यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। किस पर होता है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित होता है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पूछ लेता है सक्रियता श्रेणी। तो मैं यहाँ पर सक्रियता श्रेणी के आधार पर, देखो मैंने बताया था जो Fe ने क्या किया था, कॉपर को विस्थापित क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि Fe ऊपर है सक्रियता श्रेणी में और कॉपर नीचे है, तो इसलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया। दूसरी बात, जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया था क्योंकि जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन कम है। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातु ऊपर है वो अधिक क्रियाशील धातु और जो नीचे है वो कम क्रियाशील धातु। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है उसके लवण के विलयन से, ये बात याद रहनी चाहिए। अब बात आई कि सर सक्रियता श्रेणी कैसे याद करें, तो एक ट्रिक बता दे रहे हैं हम कि कान्हा कार मांगे, है ना, कान्हा कार मांगे, ठीक है, ए से अल्टो और जे से जैन फरारी। तो कान्हा कार मांगे अल्टो जैन फरारी। अब देखो पीबी से प्रभु है, प्रभु है क्यों, हजूर हजूर आज आओ। तो कैसे याद कर सकते हैं, का से के और नहाते क्या, का नहा मतलब सोडियम
और कार से यानी काना कार मांगे अल्टो जैन फरारी, इससे प्रभु है क्यों हजूर आज आओ, इससे याद रख सकते हो, मतलब काना कार मांगे अल्टो जैन फरारी, प्रभु है क्यों हजूर आज आओ। तो पूरी सक्रियता श्रेणी आपको याद हो जाएगी क्रम में, ठीक है। इसी के साथ ये जो सेशन है आपका फिनिश होता है और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में अधातु तथा अधातुओं के सामान्य या भौतिक लक्षण। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को शेयर करें तथा लाइक भी कीजिए। आपको इस तरह का कंटेंट और बढ़िया कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा।